दुर्गंध का पीछा करते हुए पुलिस जब एक कमरे में पहुंचती है तो पता चलता है कि ये दुर्गंध कमरे में रखे काले बक्से के अंदर से आ रही है। जब पुलिस काले बक्से को खोलती है तो उसमें से कुल 22 स्टील के टिफिन बरामद होते हैं, जिसे खोलने के बाद पुलिस को उसमें से इंसान के कटे हुए शरीर के मांस मिलते हैं। सभी टिफिन में बराबर बराबर मांस के टुकड़े भरे होते हैं और हर मांस का टुकड़ा 5 से 6 इंच में कटा होता है और एक कटा हुआ सर कमरे के टेबल पर पड़ी थी। ये एक ऐसी घटना थी जो सच तो थी, लेकिन पुलिस वाले के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस हत्यारे ने इस हत्या को अंजाम दिया था वो इस हत्या का इल्जाम भगवान पर डाल देता है। आखिर टिफिन बॉक्स में बंद लाश किसकी थी और कातिल ने लाश के इतने छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर दिए? आखिर इस हत्या के पीछे की कहानी क्या थी? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस रियल क्राइम मिस्ट्री स्टोरी की शुरुआत उड़ीसा में सेना के एक रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा नाम के एक व्यक्ति से होती है। डॉक्टर सोमनाथ परिदा इंडियन आर्मी के एक सर्जन हुआ करते थे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर 1970 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और 1992 तक बतौर सर्जन के पोस्ट पर रहते हुए इंडियन आर्मी में अपना योगदान दिया। डॉक्टर सोमनाथ की गिनती इंडियन आर्मी के जाने माने सर्जन में की जाती थी। डॉक्टर सोमनाथ परिदा का योगदान न केवल इंडियन आर्मी तक सीमित था, बल्कि एक लंबे समय तक वो WHO जैसी नामी संस्था का भी हिस्सा बने रहे। सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा की उम्र 72 के आसपास थी। सोमनाथ परिदा का अपना परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। पत्नी का नाम उषा परिदा था। 62 वर्षीय उषा परिदा घरेलू महिला थी और उनका एक बेटा जो पेशे से डॉक्टर था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में सेटल हो चुका था, और उसकी एक बेटी अपना करियर बनाने के लिए दुबई जाकर रहने लगी थी। परिदा परिवार दूर होते हुए भी फोन से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। अक्सर सोमनाथ और उषा की बात अपने बच्चों से होती रहती थी। हालांकि दोनों बच्चों का झुकाव अपनी मां यानी उषा परिदा की तरफ ज्यादा था, क्योंकि कर्नल सोमनाथ परिदा थोड़े गर्म दिमाग वाले व्यक्ति थे। गर्म दिमाग होने के कारण ना तो वो ज्यादा किसी से बात करते थे और ना ही इनके घर पर ज्यादा रिश्तेदारों का आना जाना हुआ करता था। वैसे तो इनका घर देखने में बड़ा आलीशान था, लेकिन घर में परिवार के नाम पर केवल दोनों पति और पत्नी ही रहते थे। आर्मी में कई सालों तक नौकरी करने के बाद उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई थी कि शाम ढलते ही वो सो जाया करते थे और 3 बजे उठकर चले जाते थे। डॉक्टर सोमनाथ आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद पास के लोकेलिटी में अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर चुके थे और अपना ज्यादातर समय क्लिनिक में ही बिताते थे। जैसे तैसे ही सही, लेकिन परिवार की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन 2013 में इस परिवार के साथ ऐसी घटना होती है जिसके कारण परिदा परिवार पूरे देश के न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। दरअसल बात 2013 की है। विदेश में रहने वाला उषा परिदा का बेटा अपनी मां को अक्सर फोन किया करता था और अपनी मां से बातें भी किया करता था। लेकिन अचानक जून 2013 को उषा परिदा का बेटा अपनी मां को फोन लगाता है, लेकिन उसकी मां का फोन स्विच ऑफ आता है। हालांकि पहली बार में किसी का फोन का स्विच ऑफ आना परेशानी का कारण नहीं होता है, इसलिए उषा का बेटा भी परेशान होने के बजाय कुछ देर बाद फिर से फोन करता है, लेकिन फोन अगली बार भी स्विच ऑफ ही आता है। मां के मोबाइल बंद होने से उसका बेटा परेशान तो था, लेकिन वो कोशिश और इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए अगली सुबह वो फिर अपनी मां को फोन लगाता है तो मां का फोन फिर से बंद आता है। हालांकि एक बेटे के लिए उसके मां का फोन बंद होना एक चिंता का कारण था, इसलिए उषा का बेटा परेशान होकर अपने पिता सोमनाथ को फोन लगाता है। सोमनाथ से पता चलता है कि उसकी मां उसकी बेटी के पास दुबई गई है। क्योंकि दोनों भाई बहनों में बातचीत होती रहती थी, इसलिए अपनी मां के बारे में पता करने के लिए वो दुबई अपनी बहन के पास फोन करता है और अपने मां के बारे में पूछता है। तो उसकी बहन बताती है कि मां तो यहाँ आई ही नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मां का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब उषा का बेटा एक बार फिर से अपने पिता सोमनाथ के पास फोन करता है और मां के दुबई में ना होने की बात बताता है, और इस बात को लेकर सोमनाथ परिदा का दिमाग गर्म हो जाता है और वो अपने बेटे पर ही चिल्लाने लगता है
और गुस्से में आकर फोन काट देता है। लेकिन अभी भी उषा के बेटे का सवाल जवाब का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। उसे अपने पिता से अपनी माँ के बारे में कई सारे सवाल पूछने थे, जिसका जवाब सिर्फ उसका पिता ही दे सकता था। लेकिन जब उषा का बेटा दोबारा अपने पिता को फोन करता है तो पिता का फोन भी बंद आने लगता है। उषा के बेटे को अपने घर की हालत ठीक नहीं लगता और वहाँ के बारे में जानने के लिए अपने मामा रंजन संभल के पास फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। अब उषा के भाई को भी उषा की चिंता होने लगती है और वो सोमनाथ परिदा के घर पहुंच जाता है। रंजन अपनी बहन के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजे की बगल वाली एक छोटी सी खिड़की खुलती है और पूछे जाने पर सोमनाथ परिदा एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि उषा अपनी बेटी के पास दुबई गई है। इतने में रंजन सोमनाथ से दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन सोमनाथ खिड़की बंद करके अंदर चला जाता है और रंजन के हजारों बार दरवाजा पीटने पर भी सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता है। काफी देर इंतजार करने के बाद अब रंजन अपनी बहन से मिलने का कुछ और तरकीब निकालता है और वो घर के पीछे की एक खिड़की पर जाता है, जहाँ से वो थोड़ी बहुत घर के अंदर झांक कर देख सकता था। जैसे ही वो खिड़की के पास जाता है तो उसके नाकों में तेज सड़ी हुई किसी चीज की बदबू आती है। रंजन के लिए ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यह बदबू कहीं बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आ रही थी। अब रंजन को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा कि जरूर उसकी बहन के साथ कुछ अनहोनी हुई है और वो तुरंत अपने नजदीकी के पुलिस स्टेशन में जाकर इस घटना की FIR रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस को अपनी बहन के गायब होने और अपने जीजा सोमनाथ के बर्ताव के बारे में भी बताता है। पुलिस तुरंत इस घटना की छानबीन के लिए अपनी टीम को लेकर सोमनाथ परिदा के घर पहुंचती है और पुलिस वाले के साथ भी वही होता है जो रंजन के साथ हुआ था। सोमनाथ अंदर से दरवाजा नहीं खोलता है। पुलिस वालों के हजारों बार दरवाजा खुलवाने के बावजूद भी सोमनाथ दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठा रहता है। अब पुलिस वालों की इंतजार करने की हद पार हो जाती है और वो दरवाजा तोड़ने का फैसला करते हैं। और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो सामने सोमनाथ एक कुर्सी पर आराम से बैठा होता है। पुलिस के मन में भी अभी भी रंजन के द्वारा बताई हुई दुर्गंध वाली बात घूम रही होती है, इसलिए पुलिस उस घर के अंदर से आ रही बदबू का पीछा करना शुरू करते हैं और बदबू का पीछा करते करते वो एक कमरे में जा पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचते ही बदबू की गंध इतनी तेज हो जाती है कि पुलिस वालों को अपने नाकों पर रुमाल रखना पड़ जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि वहां 2 काले रंग के बड़े बक्से दिखाई देते हैं। ये बक्से सोमनाथ परिदा के थे। पुलिस जब इन बक्सों को खोलती है तो उसके अंदर से कुछ ऐसा मिलता है जिस पर शायद यकीन कर पाना मुश्किल हो, क्योंकि दोनों बक्सों में कई सारे टिफिन थे और पुलिस को मिलने वाली दुर्गंध इसी टिफिन से आ रही थी। और जब पुलिस ने उस टिफिन को खोला तो उसके अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जो कल्पना से परे था। उस टिफिन में छोटे छोटे इंसानी मांस के टुकड़े भरे थे। अब पुलिस एक के बाद एक 22 टिफिन को खोलती है और चौंकाने वाली बात है कि 22 के 22 टिफिन इंसानी मांस के टुकड़ों से भरा था। और जब पुलिस इसके बारे में सोमनाथ से पूछती है तो वो पहले जवाब नहीं देता है, लेकिन फिर वो बताता है कि यह इंसानी टुकड़ा किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी उषा का है। अब आप ऐसा अंदाजा लगा रहे होंगे कि इस हत्या की जिम्मेदारी सोमनाथ ने अपने सर पर ले ली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल सोमनाथ इस हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय उसने इसकी जिम्मेदारी भगवान पर डाल दी। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच था। भले ही सोमनाथ ये कबूल कर लिया था कि उस टिफिन बॉक्स में मिला इंसानी टुकड़ा उसकी पत्नी उषा का है, लेकिन उसने ये कबूल नहीं किया कि उसकी हत्या के पीछे सोमनाथ का हाथ है। इस हत्या की जिम्मेदारी भगवान पर डालते हुए सोमनाथ ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी उषा साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी और कुछ दिन पहले ही उसने साईं बाबा के सामने अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और मरने से पहले उसने मुझसे कहा कि मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में ही करना। इसलिए उषा के मरने के बाद मैंने उसके शरीर के टुकड़े किए और उसे ले जाने के लिए मैंने उसे टिफिन में बंद करके काले बॉक्स में डाल दिया और एक एक टिफिन करके शिरडी ले जाकर उसके अंतिम संस्कार करना चाहता था। अब तुम पुलिस वालों के कारण मेरी पत्नी को आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। पुलिस वालों ने सोमनाथ का ऐसा बयान सुना तो वो खुद हैरान रह गए, क्योंकि सोमनाथ की बिना सर पैर वाली बातें पुलिस को पल्ले नहीं पड़ रही थी। पुलिस बयान लेने के बाद सोमनाथ को गिरफ्तार करती है और बक्से से मिले टिफिन को अपने कब्जे में लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है।
फोरेंसिक जांच में पता चलता है कि उस टिफिन में मिले टुकड़ों में लाश का सर गायब था। इसलिए पुलिस को अब डेड बॉडी की सर की तलाश थी, जिसके लिए वो छानबीन में जुट जाते हैं। इसके आगे की घटना जब आप सुनेंगे तो शायद ये बात आपको किसी हॉरर फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह लगेगी। जब पुलिस उषा के सर की तलाश करते हुए एक बार फिर से सोमनाथ के घर पहुंचती है, तब वहां के हॉल के बीचों बीच रखे टेबल पर उषा का कटा हुआ सर सजाकर रखा होता है। दरअसल जब पुलिस पिछली बार इस घर पर आई थी तो उसकी नजर इस सर कटी लाश पर नहीं गई थी, क्योंकि उस कटे हुए सर को ढक कर रखा गया था। पुलिस डेड बॉडी के इस बचे हुए भाग को अपने कब्जे में लेती है, जो काफी हद तक सड़ चुका था। और जब इसके बारे में सोमनाथ से फिर से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को काफी चौंकाने वाला जवाब देता है और कहता है कि वो अपनी पत्नी के कटे हुए सर से बातें किया करता था और पत्नी भी उससे बात किया करती थी। ये बिना सर पैर वाली बातें सुनकर पुलिस भी इस पर यकीन नहीं करती है और उसे लगता है कि शायद सोमनाथ पागल हो चुका है। इस हत्या के पीछे की वजह तलाशने के लिए पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है और छोटे से छोटे एविडेंस को भी कलेक्ट करती है। इधर पुलिस की एक टीम काफी सख्ती से डॉक्टर सोमनाथ से पूछताछ में लग जाती है और जो सोमनाथ के बयान से निकल कर आता है वो सच में किसी पागलपन की हरकतों के बराबर होता है। पुलिस को अपनी सख्ती से किए गए पूछताछ से पता चलता है कि उषा ने खुद को नहीं मारा बल्कि उसकी हत्या की गई थी और उसके हत्या का जिम्मेदार डॉक्टर सोमनाथ था। सोमनाथ सच्चाई का खुलासा करते हुए बताता है कि 3 जून 2013 को सोमनाथ परिदा और उषा के बीच काफी झगड़ा हुआ था। बातों ही बातों में ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोमनाथ का दिमाग गर्म हो गया और वो अपने पास रखे स्टील के टॉर्च को अपनी पत्नी के सिर पर दे मारा। सोमनाथ के हाथ से हुआ ये जोरदार वार इतना ताकतवर था कि उषा तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सोमनाथ शुरू से ही काफी गुस्सैल किस्म का आदमी था, इसलिए उषा की इस हालत को देखकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसके सर पर उषा को जान से मारने का भूत सवार हो गया और उसने उषा को जान से मार दिया। जान से मारने के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसके लिए लाश को डंप करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। उषा की लाश को घसीटते हुए उसे बगल के कमरे में लेकर गया और कमरा को बाहर से बंद कर दिया। जब घर में काम करने वाली नौकरानी आई तो उसे घर के काम करने से मना करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया। इधर सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी लाश को कैसे ठिकाने लगाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक बार में लाश को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो इसे आसानी से कहीं भी ले जाकर डंप किया जा सकता है। लेकिन लाश के टुकड़े लाने ले जाने के लिए उसने किसी प्लास्टिक बैग का नहीं बल्कि स्टील के टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल किया। वो बाजार से कुछ टिफिन खरीद लाया और लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिए। हालांकि सोमनाथ के लिए एक साथ 22 टिफिन खरीदना उसे संदिग्ध के घेरे में ला सकता था, इसलिए वो हर रोज बाजार जाता और 2 से 3 टिफिन ही खरीद कर लाता था और लाश के टुकड़े करके उसे भरकर काले बॉक्स में डाल देता था। लाश के टुकड़े करने और उसे ठिकाने लगाने में सोमनाथ को कई दिन लगने वाले थे, इसलिए सोमनाथ बाजार से बदबू छिपाने वाले कई अलग अलग प्रकार के केमिकल भी लेकर आया था और उसे हर रोज उस कमरे के बाहर छिड़कता रहता था ताकि लाश की बदबू बाहर तक न जा पाए। सोमनाथ एक पेशेवर सर्जन से एक पेशेवर कातिल बन चुका था। इंडियन आर्मी में एक सर्जन के पोस्ट पर था, इसलिए उसे ह्यूमन ऑटोप्सी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। इसलिए वो अपनी पत्नी के डेड बॉडी को काफी आसानी से टुकड़े कर पा रहा था। लेकिन सोमनाथ ने जिस पत्नी के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, आज उसने उसी रिश्ते के बंधन को तार तार कर दिया था। एक पेशेंट के लिए उसका डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए ही डॉक्टर के रूप में शैतान बन चुका था और वो जो कर रहा था उसके लिए शैतान के पास भी पत्थर का कलेजा होना चाहिए, क्योंकि सोमनाथ ने अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े करने के लिए किसी आरी ग्राइंडर या हथौड़ी का यूज नहीं किया, बल्कि उसने अपने सर्जरी बॉक्स में रखी गई कैंची और ब्लेड से ही अपनी पत्नी को 300 टुकड़ों में काट दिया। उसने डेड बॉडी को इतनी सफाई से काटा था कि लाश का कटा हुआ हर एक टुकड़ा 5 से 6 इंच का ही था। कई सारी छानबीन, गवाह, सबूत और फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट से साबित हो चुका था कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उषा का पति सोमनाथ ही है। लेकिन अभी भी पुलिस इस हत्या के पीछे के कारणों से अनजान थे और वो पता करना चाहती थी कि सोमनाथ ने आखिर उषा को क्यों मारा। अब पुलिस इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अपनी छानबीन शुरू करते हैं और छानबीन से पता चलता है कि उषा को अपने पति सोमनाथ पर शक था कि उसका अफेयर उसकी क्लिनिक में काम करने वाली एक लेडी नर्स से चल रहा है और इन दोनों के बीच इसी मुद्दे पर अक्सर लड़ाई होती रहती थी।
कभी कभी ये लड़ाई इतनी बढ़ जाया करती थी कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। ऐसा ही एक झगड़ा 3 जून 2013 को भी दोनों के बीच शुरू हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस झगड़े का अंत उषा के शरीर के 5 से 6 इंच के टुकड़ों पर जाकर खत्म हुआ। इस मामले में पुलिस कई सारे एविडेंस और बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हुए चार्जशीट फाइल करती है और 22 जून 2013 को हत्या करने, सबूत मिटाने और पुलिस से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए एक भूतपूर्व रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा को जेल भेज दिया जाता है। चार्जशीट के आधार पर खुर्दा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भुवनेश्वर में इस केस की सुनवाई शुरू की जाती है। जब सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है तो अमेरिका से उषा का बेटा और दुबई से उषा की बेटी भी वापस आ जाते हैं और दोनों अपनी मां के हत्यारे यानी अपने पिता के खिलाफ जज के सामने गवाही भी देते हैं। सेशन कोर्ट के जज सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए सोमनाथ को मुजरिम करार देती है और मानती है कि सोमनाथ ने जानबूझकर अपनी पत्नी को जान से मार डाला और उसके टुकड़े करके 22 टिफिन में भर दिया और मर्डर से जुड़े सभी सबूत मिटाने का भी प्रयास किया। सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए सोमनाथ को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाती है। जब इस हत्या को अंजाम दिया गया था तब सोमनाथ की उम्र 72 वर्ष की थी और 25 फरवरी 2020 को जब उसे सजा हुई तब उसकी उम्र 80 वर्ष की थी। सोमनाथ अभी भी खुर्दा डिस्ट्रिक्ट के झारपाड़ा में अपने गर्म दिमाग और गुस्सैल रवैये के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है। कहा जाता है प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन शायद सोमनाथ ने जो किया वो ना तो प्यार में किया और ना ही तो जंग में। बस उसने अपने गुस्सैल रवैया के कारण 7 वचन निभाने वाली अपनी पत्नी को ही काट डाला। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी क्राइम स्टोरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।